नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आप लोग दोस्तों कहीं ना कहीं नौकरी तो करते होंगे, चाहे सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी किसको मिलती है, ग्रेच्युटी कब मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या नियम है, वो सारी चीजें आपको मैं इसमें बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको ग्रेच्युटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जो मन में होगा उसका जवाब इसमें मिल जाएगा। आपको और कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलने वाली है, कब मिलेगी और आपको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और आप में से जो लोग नए हो उनको मैं कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ग्रेच्युटी के बारे में जो आपके सवाल हैं उनके सारे के सारे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग समझेंगे कि क्या है ग्रेच्युटी, कैसे कैलकुलेशन होती है उसकी और क्या एलिजिबिलिटी है। तो ग्रेच्युटी क्या है, दरअसल इसको समझना बहुत जरूरी है कि ग्रेच्युटी आखिर है क्या। तो ग्रेच्युटी के बारे में बताया गया है कि ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है पेड टू एन एम्प्लॉय एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर सर्विसेज अपॉन लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। कह रहे हैं कि जो ग्रेच्युटी है ये आपको, आप जो काम करते हैं किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको एक कंपनी अप्रिशिएट करती है आपका कि आपने चलिए हमारे यहाँ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो आपको कुछ अमाउंट जो है एज अप्रिसिएशन दिया जाए। बस यही इसका केवल मतलब है ग्रेच्युटी का। और ये एक तरीके से सभी जगह लागू होता है, इसके कुछ सर्टेन नियम है। उसके अलावा वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये ग्रेच्युटी लगभग सभी जगह लागू होती है। आगे बताएंगे कि कहाँ कहाँ लागू होती है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है ये नियम। और इसका नियम है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो इस एक्ट के तहत ये ग्रेच्युटी का पूरा प्रावधान है। और इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कौन एलिजिबल है ग्रेच्युटी के लिए या नहीं है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये समझेंगे। तो जो एम्प्लॉय 5 साल, एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। तो दो बातें हैं इसमें, देखिए, एक तो है कि 5 साल और दूसरी है कॉन्टिन्यूअस सर्विस। पहली शर्त यह है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, 5 साल आपको नौकरी करना मैंडेटरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। कॉन्टिन्यूअस सर्विस, ब्रेक नहीं होना चाहिए सर्विस में। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल एक जगह किया, फिर 1 महीने का ब्रेक ले लिया या 15 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर उसी कंपनी में दोबारा ज्वाइनिंग की, ऐसे नहीं चलेगा। 5 साल कॉन्टिन्यूअस, लगातार, अनवरत। तो चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कैसी भी नौकरी हो, अगर 5 साल आपने एक कंपनी में लगातार काम किया है तो पहली एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाती है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, द एम्प्लॉय शुड बी ड्रॉइंग वेजेस एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी शर्त यह है कि आप वहां पर परमानेंट होना चाहिए, फुल टाइम एम्प्लॉय होनी चाहिए। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। किसी भी संस्थान में आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो, फुल टाइम एम्प्लॉय दूसरी शर्त है। तीसरा है कि जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रेंटिस कर रहे होंगे, अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेच्युटी का नियम लागू नहीं होता है। तो पहली बात यह है कि 5 साल अनवरत सर्विस होनी चाहिए, परमानेंट जॉब होनी चाहिए आपकी, कंटिन्यूअस जॉब होनी चाहिए आपकी, और अप्रेंटिसशिप नहीं होनी चाहिए। जो अप्रेंटिस कर रहे होते हैं उनके ऊपर ग्रेच्युटी लागू नहीं होती, ग्रेच्युटी का नियम, और उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं और क्या एलिजिबिलिटी का है। तो अप्लीकेबल इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट। ये कब मिलती है ग्रेच्युटी? जब आप नौकरी छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं,
या रिटायरमेंट आपका आ जाता है, जैसे सरकारी नौकरी में 60 साल पूरे हो जाते हैं, प्राइवेट नौकरियों में भी जहाँ कहीं 58 साल, 60 साल, 62 साल की जो नियम है, तो आप या तो रिजाइन करें या रिटायरमेंट हो या आपको बर्खास्त कर दिया जाए। टर्मिनेशन में भी आपको ग्रेच्युटी मिलती है। कब मिलती है? इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से आपको टर्मिनेट किया जाए, इलनेस या एक्सीडेंट। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई आरोप है और टर्मिनेट किया जाता है, तो फिर आप ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेच्युटी जो है एक, मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये आपकी सर्विसेज का को रिगार्ड करते हुए एक अप्रिसिएशन है। ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, आपको जो पैसा मिलता है वो एक अप्रिसिएशन के तौर पर मिलता है। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं तभी आप उसके हकदार होते हैं। तो टर्मिनेशन की कंडीशन में केवल इलनेस और एक्सीडेंट के उसमें आपको टर्मिनेट अगर किया जाता है तो आप ग्रेच्युटी आपको मिलेगी। इसके अलावा द कंडीशन ऑफ 5 years इज नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट। अगर आप डिसेबल हैं, कोई आपको ऐसी चोट लग गई है कि डिसेबिलिटी आ गई, हाथ टूट गया, जिससे आप काम करते, मान लिया आपका काम हाथ का है और आपका हाथ ही टूट गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या आपका काम मान लिया आंखें खराब हो गई, पैरों का काम है, आपकी जो जॉब है, तो अगर आप जॉब करने लायक नहीं बचे, डिसेबल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में 5 साल का ये नियम लागू नहीं होता है। बाकी सभी में 5 साल का नियम लागू होता है ग्रेच्युटी मिलने में। अगर आपका ये एक कंडीशन है जहां पर आप डिसेबल हैं, तो डिसेबलमेंट में और डेथ केस में अगर आप मान लिया 2 साल नौकरी, 3 साल नौकरी आपने किया और आपकी डेथ हो गई, तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको वो ग्रेच्युटी मिलेगी। वहां पर 5 साल का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो लागू नहीं होता है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी कि आप किस तरीके से ग्रेच्युटी को क्लेम कर सकते हैं, ग्रेच्युटी मिलेगी। अब आती है कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है, और वो फार्मूला ध्यान से समझना है आपको। फार्मूला है ग्रेच्युटी इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। मतलब ग्रेच्युटी इक्वल टू है जो आपकी लास्ट सैलरी जो है आपकी, जब आप छोड़ रहे हैं कंपनी या जब आप रिटायर हो रहे हैं, जब आपको टर्मिनेट किया गया, तो लास्ट जो सैलरी है आपकी, और उस लास्ट सैलरी में क्या क्या जुड़ा होता है, बेसिक सैलरी और डीए। बेसिक सैलरी और डीए, ये 2 चीजें जुड़ी हुई होती हैं, बाकी नहीं। हाँ, एक और चीज, अगर आप सेल्स टीम में हैं और आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब कमीशन मिलता है, वो कमीशन जुड़ेगा, बाकी चीजें नहीं। तो आपकी लास्ट टर्म सैलरी में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस डीए, ये हुआ लास्ट टर्म सैलरी। इसको 15 से गुणा करना है और उसके बाद जो आए उसको 26 से डिवाइड कर देना है, और फिर जो आए उसको जितने साल आपकी नौकरी हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है, उससे गुणा कर देना है। इसको उदाहरण से समझेंगे आगे। ये 15 और 26 कहां से आए, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो 15 ये है, माना ये जाता है कि महीने में आपने जो है 30 दिन का महीना होता है, तो उसमें से आधे महीने 50% आधा महीना 15 दिन, वो 15 दिन ये है। और सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी 15 दिन की? नॉर्मली तो 30 दिन होते हैं, तो सीधे सीधे अगर 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी हो तो आधी कर दी जाए, 30 दिन में जो आपकी सैलरी बनती है आधी हो जाए। लेकिन आधी नहीं की जाती है, 4 जो संडे हैं वो निकाल दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि संडे के दिन छुट्टी है, तो वो 4 संडे निकाल दिए गए और बचे आपके जो 26 दिन, वो 26 दिन कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपकी जो 15 डेज की सैलरी है वो 26 के हिसाब से मानी जाएगी, यानी कि जो पर डे सैलरी है उसको अगर आप 30 से भाग देते तो आपकी कम हो जाती, अभी 26 से आपको भाग देना है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इसलिए वो 26 दिन है, वो 4 संडे निकाल दिए गए। तो 15 दिन की सैलरी आपकी होती है। तो लास्ट टर्म सैलरी यानी कि 15 दिन की एक तरीके से मान लिया लास्ट टर्म सैलरी, और 15 दिन है ये। और
इनको 26 से भाग देते हैं और नंबर ऑफ सर्विसेज जितने साल की आपके 8 साल 7 साल 10 साल 15 साल, तो वो नंबर ऑफ सर्विस है वो आपको। अब इसको उदाहरण के तहत समझते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि एम्प्लॉय जिसकी लास्ट रन सैलरी 50,000 है, 50,000 है। अब इस 50,000 सैलरी पर हमें कैलकुलेट करना है कि उसको मिलेगा ग्रेच्युटी कितना, और वो 10 साल सर्विस कर चुका है। 50,000 सैलरी है, 10 साल सर्विस कर चुका है। अब देखते हैं इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके। तो ये लास्ट रन सैलरी जो 50,000 है, ये वो सैलरी लास्ट रन जैसे मैंने बताया था, बेसिक सैलरी प्लस डीए इसमें मिला लिया गया। तो बेसिक सैलरी और डीए मिला करके 50,000 रुपए है, तो हमने ये 50,000 रुपए यहाँ रख दिए। ठीक है, अब फार्मूले के हिसाब से 15 से गुणा किया जाएगा और 26 से भाग दिया जाएगा, और ये जो 10 साल उसने कंप्लीट किया सर्विस, वो 10 यहाँ अलग कर दिए गए। तो 50 से 15/26, 15/26 को अगर आप भाग देंगे, 15/26 करेंगे तो ये आएगा 0.5769। 0.5769 को आप 50,000 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद फिर 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 2,88,450 के आसपास अमाउंट मिलेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा क्योंकि वो 6-7 डिजिट तक कैलकुलेट कर देता है। तो बहुत आसान है कि आप इस फार्मूले के हिसाब से कि आप जो है जितने साल भी आपने नौकरी की है उसको आप यहाँ रखिए, और ये जो है इसको आप नोट कर सकते हैं 0.5769, 0.5769 ये सभी से आप गुणा कर सकते हैं। जो भी लास्ट मंथ सैलरी है आपकी उसको इससे गुणा कर दीजिए। 15/26 जो है उसको अगर आप करेंगे तो ये दशमलव में इतना आएगा, 0.5769 आएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आपकी जो लास्ट रन सैलरी है वो करीब 58%, जो आपकी सैलरी है वो करीब 58%, आपकी जो लास्ट रन सैलरी है उसकी 58%। मानिए सपोज करिए कि आपकी 1 लाख सैलरी है, आपकी जो लास्ट रन सैलरी 1 लाख है, तो उसका 58% यानी करीब 58,690 रुपए, 58,000 रुपए आपके माने जाएंगे। एक साल जो 15 दिन की जो सैलरी हो रही थी वो 58,000 रुपए 15 दिन की सैलरी आपकी बनेगी। अगर आप वैसे भाग करते तो 50,000 बनती। 30 दिन की सैलरी 1 लाख रुपए, 15 दिन की सैलरी 50,000 रुपए। लेकिन चूंकि 26 दिन के हिसाब से कैलकुलेट की जा रही है तो इसलिए वो सैलरी बन गई आपकी 57,690 रुपए। तो वो 7,690 रुपए आपको फायदा हो गया अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो, और यही फार्मूला लगता है। तो आपकी जो आधे महीने की सैलरी हो गई वो हो गई 58,000 के करीब, 57,690 रुपए। अब इसको आप इससे गुणा कर, इससे आप जितने साल आपके हैं उतने साल से गुणा कर लीजिए। बिल्कुल देखिए फिंगर टिप्स पे याद करिए, बिल्कुल करीब करीब आप 58% मान के चलिए कि आपकी सैलरी का 58% लास्ट सैलरी आपने ड्रॉन है, जो भी आपकी है। आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, मोटे तौर पे समझने की कोशिश करिए, तो 1 लाख रुपए का 58% हो गया 58,000 रुपीज, और आपने मान लिया 5 साल ही पूरे किए, तो 58,000 को 5,000 से 5 साल से गुणा कर दिए। 5 से 58,000 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगा वही आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगा। समझ आ गई बात? आपको सिंपल सा है कि आप ये जो फार्मूला आया 0.5769, इसको आपको अपनी सैलरी से गुणा कर देना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और कुछ मत जोड़ लेना उसमें। हाँ, अगर आपको कमीशन मिलता है तो वो जोड़ लेना। जो भी लास्ट राउंड सैलरी होगी, जो भी जब आप जिस महीने छोड़ रहे हैं उस महीने जो भी आपकी 50,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है आपकी सैलरी, उसको आप रखिएगा, उसमें बाकी सब हटा दीजिएगा, केवल डीए और बेसिक सैलरी जोड़िएगा। डीए और बेसिक सैलरी जोड़ने के बाद उसका या तो 58% करीब निकाल लीजिएगा, 57.69, या फिर 0.5769 से आप उसको गुणा कर दीजिएगा। जो अमाउंट आए
और जितने साल आपने नौकरी की, 5 साल नौकरी की, 6 साल नौकरी की, 10 साल, 25 साल, 35 साल, उससे आप गुणा कर दीजिएगा। तो ये अमाउंट आपको जो आएगा वही आपकी ग्रेच्युटी होगी। समझ गए आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, कोई भी अमाउंट लीजिए, 50,000 लीजिए, 20,000 लीजिए, कोई भी अमाउंट लीजिए, उसको आप कैलकुलेट कीजिए, लास्ट ट्रांस सैलरी इनटू 0.75769, 15/26 भी लिख सकते हैं या 0.5769 भी लिख सकते हैं। और उसको जितने साल आपके सर्विस हैं, जितने साल आप सर्विस कर रहे हैं, उसको आप उससे गुणा कर दीजिए, तो आपका पूरा अमाउंट जो भी होगा वो आपका आ जाएगा कि कितना आपका बनता है ग्रेच्युटी अमाउंट। अब एक कंडीशन ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि 30 दिन का, और वो कौन सी हैं, जो उस एक्ट में नहीं आती हैं। जो ग्रेच्युटी एक्ट है 1972 का, उसमें नहीं आती है, फिर भी वो ग्रेच्युटी देती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो 26 दिन नहीं लेती, फिर वो 26 दिन की जगह वो 30 डेज लेती हैं, वो 30 दिन लेती है। 30 दिन का मतलब हो गया कि आपकी सैलरी जो लास्ट रन सैलरी उसका 50% इनटू आपके जितने साल हैं उतने साल, 15 दिन की सैलरी और बाकी जितने साल हैं उससे गुणा कर दीजिए आप। 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए ये फार्मूला निकाला गया है, क्योंकि ये 26 दिन सरकार और प्राइवेट कंपनियां जो द एक्ट है, जो ग्रेच्युटी एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उसमें 26 दिन का माना गया है एक तरीके से महीना, 4 दिन छुट्टी के काट दिए गए, तो 26 दिन की जो आपको सैलरी मिलती है वो सैलरी 26 दिन की मिलती है। इसलिए करीब करीब वो 57-58% के आसपास हो जाता है। नॉर्मली जो कंपनियां हैं वो छुट्टी वाले दिन को भी मान लेती हैं और कैलकुलेट आपकी सैलरी 30 से करती हैं, और इसीलिए 30 दिन की वो सैलरी मान के देती हैं। सरकार और बाकी बड़ी कंपनियां जो 1972 के एक्ट के तहत हैं, वो आप अपने महीने को 26 दिन का मान के चलती हैं। आपकी जो सैलरी देती है वो 26 दिन की देती हैं, 4 दिन छुट्टी के होते हैं। तो इसलिए ये आता है। अगर आपकी कंपनी एक्ट के तहत नहीं है तो वो 30 दिन का महीना मानेगी, और आपकी जो लास्ट सैलरी है उसकी आधा कर लीजिए बिल्कुल उसको, और जितने साल आप नौकरी कर चुके हैं उतने साल से गुणा कर दीजिए उसको। आपकी सैलरी मान लिया 50,000 है, उसको आधा करिए 25,000, और आपने मान लिया 10 साल नौकरी किया तो 25 इंटू 10, 2.5 लाख रुपए। अब ये 25,000 वो है जिसमें आपका बेसिक पे है और आपका डीए है, ये दोनों चीजें मिला के बेसिक जो लास्ट टर्म सैलरी वो मानी जाएगी, फुल सैलरी नहीं। तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन ग्रेच्युटी में मिलता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। सरकार जो है सब जगह इनकम टैक्स लेती है, छोड़ती नहीं है कहीं, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी में छोड़ा है। ग्रेच्युटी में सरकारी कर्मचारियों को तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड, 100% एग्जेम्प्टेड है सरकारी कर्मचारी, 100%। इनसे पैसा सरकार नहीं लेगी, इनके ग्रेच्युटी कितना भी हो। प्राइवेट सेक्टर के लिए अप टू 20 लाख, ये इसी साल से या 2023 से ये लागू हुआ है। ये 20 लाख रुपए तक अगर आपकी ग्रेच्युटी बनती है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, इनकम टैक्स नहीं लेगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि नियम है कि मतलब पहले 10 लाख तक था, अभी 20 लाख तक है। तो अभी जिनका ग्रेच्युटी 20 लाख या उससे ऊपर जाता है, जब अगर ऊपर जाएगा तो फिर टैक्स लगेगा, और 20 लाख के नीचे है अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है। हाँ, ये एक बार ही मिलेगा पूरी जिंदगी में। सपोज करो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनकी अच्छी सैलरी है, एक कंपनी छोड़ते हैं, 5-6 साल नौकरी किया, दूसरी कंपनी में 5-6 साल नौकरी किया, एक कंपनी में 20 लाख रुपए एग्जेम्प्ट ले लिया, फिर दूसरी कंपनी में गए, फिर वहां एग्जेम्पशन ले, नहीं मिलेगी, एक बार ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जा जाके फिर वहां एग्जेम्पशन ले सकते हैं, फिर आपको टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट नौकरी में 100% छूट है, इसमें 20 लाख की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी आपका बन रहा उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला है।
तो ये आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड था। अभी अगर आपके कुछ सवाल बच गए हों, जैसे कि विच एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू पे ग्रेच्युटी टू देयर एम्प्लॉइज, तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कानूनी तौर पर जो बाध्य हैं कि वो ग्रेच्युटी देंगी। तो ऐसी कंपनियां जिनके यहाँ 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हैं, मोर देन 10 एम्प्लॉइज, वो जो है ग्रेच्युटी देने का उनका नियम के आधार पर बाध्यता है, उनको देना चाहिए। और वहां पर वही 5 साल का नियम लागू होता है कि 5 साल एलिजिबिलिटी सभी के लिए वही है, लेकिन जो 10 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा हैं वो ग्रेच्युटी देंगी। दूसरा सवाल है, हु इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव ग्रेच्युटी, कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो साफ है, जो एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस अंडर द सेम एम्प्लॉयर रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस परमानेंट और टेम्परेरी आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी एक्सेप्ट फॉर द अप्रेंटिस। जो अप्रेंटिस नहीं कर रहे हैं उसके अलावा हर वो कर्मचारी जो 5 साल तक नौकरी कर चुका है, वो चाहे परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो। लेकिन टेम्परेरी में एक है कि फुल वेजेज लिया हो, तो वो टेम्परेरी नहीं रह जाता है। अगर लगातार 5 साल नौकरी कर रहा है और फुल वेजेज है मिल रहे हैं उसको, तो एक तरीके से वो परमानेंट है। लेकिन टेक्निकली ग्राउंड में कहीं मान लिया उसे परमानेंट नहीं किया गया है, वो टेम्परेरी है, तो भी वो एलिजिबल है। लेकिन जब वो फुल वेतन ले रहा है, फुल वेजेज, ये नियम है, फुल वेजेज आपको मिल रहे हैं आप, तो आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो केवल अप्रेंटिस जो कर रहे हैं वो जो है उनको नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिलेगी। इज देयर टाइम लिमिट फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट? जी हाँ। क्या कोई टाइम लिमिट है ग्रेच्युटी कंपनी कब देगी? बिल्कुल टाइम लिमिट है। ग्रेच्युटी मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेबल। तो 30 दिन के अंदर कंपनी को देना होगा। जब आप कंपनी छोड़ते हैं कोई, तो कंपनी ये डिसाइड करने में ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने 3 महीने फुल सेटलमेंट का इंतजार करें कि चलो 3 महीने बाद आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे, नहीं। ग्रेच्युटी उनको 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी, ये नियम है। अगर वो नहीं देते हैं इस टाइम फ्रेम में, तो फिर उनको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 30 दिन के अंदर आप ग्रेच्युटी ले लीजिए, आपका हक है। और अगर कंपनी नहीं देती है तो आप उसको बोलिए कि आपको फिर हमें इंटरेस्ट के साथ देना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेच्युटी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ग्रेच्युटी किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाए और आपका ग्रेच्युटी कितना बन रहा है, ये आप अब शायद कैलकुलेट कर पाएंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखिएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाए उसको मोटे तौर पर आप कैलकुलेट करने बैठे तो लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं कि आपकी जो लास्ट सैलरी जब आप रिजाइन कर रहे हैं उसमें से आप करीब 58%, मान लीजिएगा 1 लाख सैलरी है तो 58,000 हो गई। लेकिन वो 1 लाख सैलरी फिर वही है, ध्यान रखना, जो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के हो। जो ऐसा नहीं कि 1 लाख सैलरी आपको सीटीसी मिल रही और उसको आप जोड़ रहे, नहीं, सीटीसी नहीं, बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये दोनों मिला के जितना बने उसका 58% करीब ले लीजिएगा और उसको जितने साल आप नौकरी कर चुके हैं उससे गुणा कर दीजिएगा। आपका ग्रेच्युटी आपके हाथ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका ग्रेच्युटी कितना बन रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल रह गया हो आपके दिमाग में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, सवालों के जवाब दे पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।